होटल से अपमानित होकर बाहर निकली अनुपमा के कानों में अब भी मैनेजर की वो कड़वी बातें गूंज रही होती हैं। उसे अपने पास्ट की भी बातें याद आती है। दुखी मन से चलते हुए उसकी नज़र सामने एक मंदिर पर पड़ती है। वो दौड़कर कान्हा जी के सामने खड़ी हो जाती है और रोते हुए कहती हैं, मुझे लगा था आप मेरा साथ देंगे, पर आप तो मुझसे ही लड़ने लगे। आखिर पिछले जन्म में मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे? अनुपमा का दर्द बाहर आ जाता है। वो कहती है, जितनी परीक्षाएं आपने मेरी ली हैं, अगर उतनी कॉलेज में दी होती तो आज मेरे पास डिग्रियों का ढेर होता। मिन्नतें मांगी तो नौकरी दी, पर 2 दिन में ही बेइज्जती का दाग लगाकर छीन ली। पहले भी मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा था, तब मेरा अपना बेटा तोशु ही मेरे खिलाफ खड़ा था, पर तब अनुज मेरे साथ थे। अब तो वो भी नहीं है। तभी अनुपमा एक छोटी बच्ची को गिरकर खुद उठते हुए देखती है और उसे अपनी प्रेरणा मिल जाती है। वो आंसू पोंछकर कहती है, समझ गई, मैं भी हार नहीं मानूंगी। किस्मत की इस परीक्षा में मैं पास होकर दिखाऊंगी। दूसरी तरफ कोठारी हाउस में मातम और अफरा तफरी का माहौल होता है। राही गुस्से में चिल्ला रही होती है कि माही कल रात से नहीं मिल रही, उसका फोन भी बंद है। मोटिबा बड़ी बेरहमी से कहती हैं कि अगर उसे जाना था तो दिन में जाती, रात को क्यों गई। राही कमरे की टूटी फूटी हालत की तरफ इशारा करती है, पर मोटिबा उसे जल्दबाजी में गिरा सामान बताकर टाल देती है। राही का शक गौतम पर और बढ़ जाता है। वो गुस्से में पूछती है, मेरी बहन कहाँ है? सच सच बताओ, तुमने उसके साथ क्या किया? गौतम मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए ड्रामा शुरू कर देता है। मोटिबा अभी भी गौतम की ढाल बनी हुई होती है और राही को चुप रहने को कहती है। प्रेम राही को संभालता है और पुलिस की मदद लेने की बात करता है, लेकिन राही को अंदर ही अंदर लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है। दूसरी ओर अनुपमा जब घर पहुंचती है तो बंकू और जया उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। जया भागकर उसे गले लगा लेती है और रोते हुए अपनी बेगुनाही बताती है। अनुपमा सच का खुलासा करती है, ये सब उस पॉल और उसकी पत्नी रोजी की साजिश है। रोजी ने पहले दिन से मुझे टॉर्चर किया, बाथरूम में बंद किया और आज मेरी बच्ची को मोहरा बनाकर मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। बंकू पुलिस के पास जाने की सलाह देता है, पर अनुपमा बेबस होती है। वो कहती है कि पॉल मुझे कहीं टिकने नहीं दे रहा। एक जगह से निकाला, दूसरी जगह से भी निकलवा दिया। मैं सिर्फ अपनी बच्ची के लिए इज्जत की रोटी कमाना चाहती हूँ, पर वो मुझे अपना दुश्मन मान बैठे हैं। अभी अनुपमा अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि तभी पॉल, रोजी और उनके साथ कुछ गुंडे सावी विला के दरवाजे पर आ जाते हैं। रोजी जहर उगलते हुए चिल्लाती है, वो रही अनुपमा जोशी। पॉल की आंखों में नफरत की आग होती है। वो आगे बढ़कर कहता है, आज तो हिसाब बराबर होकर ही रहेगा। अनुपमा कांपती आवाज में पूछती है, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? मेरी नौकरी तो तुम पहले ही छीन चुके हो, अब और क्या चाहिए? सावे विला का आंगन अब एक बड़े जंग के मैदान में बदलने वाला होता है। पॉल चिल्लाकर कहता है, तुझे नौकरी से तो निकलवा दिया, अब तुझे ये गांव छोड़कर जाना होगा। वो गांव वालों को उकसाता है कि अनुपमा बाहर से आकर उनका काम छीन रही है और छोटी बच्ची जया से चोरी करवा रही है। जया मासूमियत से कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, आप गंदे अंकल हो, जिस पर पॉल उसे गुंडागर्दी सीखने का ताना देता है। अनुपमा का सब्र टूट जाता है। वो गुस्से में कहती है, मेरी बच्ची के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगी। रोजी और पॉल उसे संविधान सिखाने पर मजाक उड़ाते हैं, लेकिन अनुपमा डंके की चोट पर कहती है कि भारत का नागरिक कहीं भी काम कर सकता है। बहस बढ़ती है और पॉल अचानक बंकू को थप्पड़ जड़ देता है। डरी हुई अनुपमा बंकू और जया को लेकर घर के अंदर भागती है और दरवाजा लॉक कर लेती है। इधर प्रेम और राही सड़कों पर परेशान होकर माही को ढूंढ रहे होते हैं। ढूंढते ढूंढते उन्हें माही मिल जाती है। राही को देखते ही माही उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। माही का खुलासा रोंगटे खड़े कर देने वाला होता है। वो बताती है कि गौतम इंसान नहीं, जानवर है। उसने प्रार्थना के साथ जो किया वही मेरे साथ कर रहा है। अगर मैं वहां वापस गई तो वो मुझे मार डालेगा। उससे अच्छा है कि मैं अपनी जान दे दूं। प्रेम का खून खौल उठता है कि गौतम जैसा इंसान इस हद तक गिर सकता है। दूसरी तरफ सावी विला के बाहर पॉल दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। जब बात नहीं बनती तो वो सावी के पौधों को उखाड़ कर फेंकने लगता है। अनुपमा एक कीमती पौधे को बचाने के लिए बाहर झपटती है, पर वो खुद फर्श पर गिर जाती है और उसके सिर पर गहरी चोट लग जाती है। रोजी जहर उगलती है, इसकी छोटी पकड़ कर बाहर घसीटो। पॉल लाठी उठाकर अनुपमा पर वार करने ही वाला होता है कि तभी दिग्विजय वहां पहुंच जाता है और पॉल का हाथ हवा में ही दबोच लेता है। पॉल उसे मेंटल कहता है,
लेकिन दिग्विजय उसे खींचकर घर की बाउंड्री से बाहर फेंक देता है। वो पॉल को अंतिम चेतावनी देता है, अगर मेरी प्रॉपर्टी की तरफ आंख उठाकर देखा तो आंख फोड़ दूंगा, कदम बढ़ाए तो कदम तोड़ दूंगा और हाथ बढ़ाया तो हाथ उखाड़ दूंगा। तुमने कहा ना मैं मेंटल हूं, तो याद रखना यहाँ एक मेंटल रहता है। पॉल तिल मिलाकर उसे कातिल बुलाता है और कहता है कि उसने अपनी बेटी को मार दिया और अब एक चोर यानी अनुपमा को पनाह दे रहा है। पॉल जाते जाते चेतावनी देता है कि कल सुबह तक अनुपमा गोवा छोड़ दे, वरना अंजाम बुरा होगा। खतरा टलने के बाद अनुपमा घायल अवस्था में भी वो पौधा दिग्विजय को सौंपती है और हाथ जोड़कर उसका शुक्रिया अदा करती है। दिग्विजय बिना कुछ बोले अंदर चला जाता है। बंकू और जया अनुपमा के पास दौड़ कर आते हैं। जया अपनी मासूमियत में कहती हैं, भूत अंकल ने आपको बचा लिया, वो बहुत अच्छे हैं। जैसे ही अनुपमा, बंकू और जया घर के अंदर जाने लगते हैं, दिग्विजय सारा सामान लेकर बाहर आ जाता है। वो साफ साफ कह देता है कि अब वे इस घर में नहीं रह सकते। अनुपमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो हाथ जोड़कर दिग्विजय के सामने गिड़गिड़ाने लगती है, मैं इस छोटी बच्ची को लेकर कहाँ जाऊंगी? इसका स्कूल यहाँ है, मैं अहमदाबाद नहीं जा सकती, वरना इसका साल बर्बाद हो जाएगा। देविका मुझे इस बच्ची की जिम्मेदारी देकर गई है। अनुपमा अपना दर्द बयां करती है कि कैसे पॉल ने उसे हर जगह से निकलवा दिया है और अब उसके पास न काम है न छत। वो कहती है, भाग्य पर किसी का बस नहीं चलता। आपने भी भाग्य से समझौता किया है और मैं भी संघर्ष से कर रही हूँ। प्लीज हमें मत निकालिए। दिग्विजय का दिल नहीं पसीजता और वो सामान गेट पर रख देता है। बंकू भी बीच बचाव करता है, पर दिग्विजय साफ कह देता है कि उसे अपनी जिंदगी में सिर्फ शांति चाहिए। वो दुनिया को सुधारने का ठेका नहीं ले सकता। वो बंकू से यहाँ तक कह देता है कि अगर उसे इतनी तकलीफ है तो वो भी इनके साथ चला जाए। दूसरी तरफ माही की हालत पागलों जैसी हो गई होती है। वो गौतम को जानवर बुलाती है और उसके सामने वापस जाने से साफ इनकार कर देती है। राही उसे हिम्मत देने की कोशिश करती है और कहती है कि वो गौतम को पुलिस स्टेशन लेकर जाएगी, पर माही अंदर से टूट चुकी होती है। वो कहती है, कल रात जो हुआ उसके बाद मैं उसे फेस नहीं कर सकती। वो मुझे चैन से जीने नहीं देगा। माही को जब कोई रास्ता नहीं सूझता तो वो सड़क पर आती एक गाड़ी के सामने कूदने की कोशिश करती है। प्रेम और राहियन वक्त पर उसे बचा लेते हैं। माही रोते हुए चिल्लाती है, मुझे नहीं जीना। राही उसे प्रेरणा या बापूजी के घर चलने को कहती है, पर माही को डर है कि गौतम वहां भी उसे नहीं छोड़ेगा और सबको परेशान करेगा। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा दिग्विजय अनुपमा और जया की मासूमियत के आगे हार मान लेता है और उन्हें रहने की इजाजत दे देता है। दिग्विजय को अपने बेटे को पैसे देने होते हैं, इसीलिए वो अपनी बेटी साइवी के पुराने कैफे को फिर से शुरू करने का फैसला करता है। वो कैफे के अंदर जाकर सफाई शुरू करता है और बंकू को आवाज लगाता है। जब बंकू नहीं मिलता तो जया झाड़ू लेकर आती है और अनुपमा को देती है ताकि भूत अंकल गुस्सा न करें। अनुपमा कैफे के अंदर कदम रखती है और उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह जाती है। वो दिग्विजय को सुझाव देती है, आप इस कैफे को फिर से शुरू क्यों नहीं करते? मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, मैं यहाँ काम कर सकती हूँ। इसी दौरान दिग्विजय को एक बहुत बड़ा सच पता चलता है कि उसकी बेटी सावी किसी और की नहीं बल्कि अनुपमा के ही कुकिंग वीडियोस देखा करती थी। ये एहसास दिग्विजय के दिल में अनुपमा के लिए सम्मान की एक नई लहर पैदा कर देता है। आपको क्या लगता है, क्या अनुपमा दिग्विजय को फिर से हंसता खेलता इंसान बना पाएगी? कमेंट करके जरूर बताएं।